बीरबल और अनोखा पेड़। एक दिन की बात है। अकबर के दरबार में हसीम जाग का दौर चल रहा था। बीरबल अपनी चतुराई से सबको हंसा रहे थे। तभी एक बुजुर्ग किसान दरबार में आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में चिंता और आवाज में कंपकंपी। जहां पनाह, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है, किसान बोला। कहो बुजुर्ग, क्या परेशानी है? अकबर ने स्नेहपूर्वक पूछा। जहां पनाह, हमारे गांव के बाहर एक पेड़ है जो बोलता है। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बोलता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसे बोलता है? रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा होता है, वो पेड़ लोगों को नाम से पुकारता है, और जो उसके पास चला जाता है वो वापस नहीं लौटता। अब दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा, कुछ ने इसे जंगल की हवा का असर बताया, लेकिन अकबर की आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम जाओ और पता लगाओ कि यह रहस्य क्या है, लेकिन ध्यान रखना, गांव वाले डरे हुए हैं, उन्हें जवाब चाहिए, और सुरक्षा भी। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जैसा हुक्म, जहां पनाह। बीरबल अगले दिन अपने दो विश्वस्त साथियों के साथ उस गांव पहुंचे। गांव का नाम था घनघोरपुर, और ये घने जंगलों के किनारे बसा एक पुराना गांव था। वहां के लोग डरे हुए थे, रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये पेड़ सदियों पुराना है और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहले वो बस एक पेड़ था, लेकिन 2 महीने पहले से उसमें कुछ बदल गया। जब पहली बार रमू नाम का लड़का गायब हुआ, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर फिर एक एक करके 5 लोग लापता हो गए, और हर बार रात को पेड़ से अजीब आवाज आती थी। एक बुजुर्ग ने बताया। बीरबल ने उसी रात पेड़ के पास छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। रात गहराते ही एक हल्की सी हवा चली, और तभी वो आवाज आई, बीरबल, बीरबल। बीरबल चौंक गए। ये तो उनका ही नाम था। आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। आवाज मानो सीधे कानों में फुसफुसा रही हो। साथियों ने कुछ नहीं सुना, लेकिन बीरबल सुन पा रहे थे। वे उठे और पेड़ के पास बढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवा सर्द होती जा रही थी। जब वे बिल्कुल पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा पेड़ की छाल पर किसी ने पुरानी ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा था। वे उसे पढ़ नहीं सके, लेकिन एक धुंधली आकृति पेड़ की जड़ों के पास दिखी, मानो कोई द्वार हो। बीरबल ने खुदाई शुरू करवाई, और कुछ ही देर में एक पत्थर का दरवाजा निकल आया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज अजीब सी आवाज गूंजी, मानो किसी और दुनिया से आई हो। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी, और सुरंग के अंतिम छोर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। बीरबल ने एक मशाल जलाई और सुरंग में उतर गए। उनके साथ सिर्फ एक साथी गया, बाकी डर के मारे बाहर ही रुके। सुरंग में दीवारों पर रहस्यमयी चित्र थे, कुछ मनुष्यों के, कुछ अजीब जीवों के। ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्राचीन सभ्यता की गुप्त दुनिया थी। अंत में वे एक छोटे कक्ष में पहुंचे, जहां एक पत्थर की वेदी थी। उस पर एक नीली धातु की चमकदार वस्तु रखी थी, और तभी अचानक वो वस्तु हवा में उठ गई। वो वस्तु हवा में घूमने लगी, और फिर एक गूंजती आवाज आई, जो इस रहस्य को उजागर करेगा। वो खुद एक रहस्य बन जाएगा। बीरबल घबरा गए, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वेदी के पास एक पुराना दस्तावेज रखा था, शायद वही इस रहस्य की कुंजी था। उन्होंने वो दस्तावेज उठाया, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी, और वेदी में से एक तेज धुआं निकला। उनका साथी चीखता हुआ भागा, लेकिन बीरबल ने खुद को स्थिर रखा। जैसे ही धुआं छंटा, वो नीली वस्तु जमीन पर गिर पड़ी, और आवाज फिर आई, अब तुम पर जिम्मेदारी है। इस कहानी का अगला अध्याय तुम्हारे ही हाथों लिखा जाएगा। बीरबल दस्तावेज और नीली वस्तु लेकर गांव लौटे। उन्होंने अकबर को सारी बात बताई, लेकिन दस्तावेज एक अजीब भाषा में था, जिसे कोई नहीं पढ़ सका। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस रहस्य के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है।
पेड़ सिर्फ एक द्वार है, उस दुनिया का जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं। अकबर ने कहा, तो फिर अगला कदम? बीरबल ने उत्तर दिया, अगला कदम है उस भाषा को समझना और जानना कि यह वस्तु किसके द्वारा बनाई गई और क्यों। अभी तक किसी को यह नहीं पता कि वह नीली वस्तु क्या थी, वो दस्तावेज किस सभ्यता का था और वो सुरंग आखिर कहाँ जाती थी। लेकिन बीरबल को अब विश्वास हो चला था, यह रहस्य एक प्राचीन शक्ति का द्वार है जो सदियों से छिपी हुई है। दिल्ली का दरबार, जहां बुद्धिमानी, चतुराई और न्याय की मिसालें रोज गढ़ी जाती थी, एक बार फिर सन्नाटे में डूबा था। बीरबल द्वारा अनोखे पेड़ के नीचे से लाई गई नीली वस्तु और रहस्यमयी लिपि में लिखा दस्तावेज अकबर के दरबार के लिए पहेली बन चुके थे। दरबारी विद्वान, ज्योतिषाचार्य, तांत्रिक, सभी ने दस्तावेज को समझने की कोशिश की, लेकिन वो भाषा किसी के भी ज्ञान से परे थी। बीरबल दिन रात उसकी व्याख्या में लगे थे। और फिर एक दिन सब बदल गया। एक रात बीरबल ने महसूस किया कि नीली वस्तु से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही है और वह दस्तावेज पर पढ़ते ही उसमें छिपे अक्षर धीरे धीरे प्रकट होने लगे। शब्द अब पढ़े जा सकते थे, लेकिन वो एक सामान्य भाषा नहीं थी। उसमें लिखे थे केवल कुछ संकेत। यदि समय की रेखा को पार करना है तो त्रिकाल वृत्त का द्वार खोजो, जहां धूप छाया से लंबी हो जाए। वहीं से राह शुरू होती है। बीरबल उलझन में थे। ये कैसा द्वार था और क्या समय को वास्तव में पार किया जा सकता है? उन्होंने अकबर को ये बात बताई और अकबर, जो सामान्यतः यथार्थवादी थे, पहली बार हिचके नहीं। बीरबल, ये कुछ असाधारण है। अगर समय का द्वार सच है तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं, शक्ति है। इसे समझना ही होगा। बीरबल एक नए खोजी दल के साथ जंगलों में लौटे, लेकिन इस बार रास्ता पहले जैसा नहीं था। वो पेड़ जहां दरवाजा मिला था, अब सूखा और बेजान हो चुका था, जैसे वहां कोई शक्ति शेष नहीं रही हो। लेकिन दस्तावेज के अंतिम हिस्से में एक आकृति थी, 3 वृत्तों से बनी एक रहस्यमयी संरचना, जिसमें बीच में सूर्य और चंद्रमा अंकित थे। गांव के एक वृद्ध ऋषि ने बताया, ये एक त्रिकाल वृत्त है। इसका जिक्र सिर्फ एक पुरानी पांडुलिपि में है, जिसे अंतिम बार हमारे पूर्वजों ने देखा था। वो पांडुलिपि छिपी है चंद्रकोट दुर्ग में। चंद्रकोट एक प्राचीन, खंडहर हो चुका दुर्ग जो अब शापित माना जाता था। बीरबल और उनकी टीम चंद्रकोट पहुंचे। ये स्थान वीरान था, लेकिन जैसे ही वे दुर्ग के मुख्य द्वार के भीतर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि समय रुक सा गया है। हवा चल रही थी, पर पेड़ हिल नहीं रहे थे। वे बातें कर रहे थे, पर आवाजें नहीं निकल रही थी। भीतर घुसते ही उन्हें दीवारों पर वही चिन्ह दिखे, 3 वृत्त, सूर्य, चंद्रमा और एक दिशा उत्तर पूर्व। वहां एक छोटा गुप्त कक्ष मिला, जहां पांडुलिपि छिपाई गई थी। उस पर लिखा था, त्रिकाल वृत्त समय का द्वार है। इसे पार करना समय के देवताओं की आज्ञा के बिना मृत्यु का द्वार खोल सकता है। जो इस मार्ग से जाए वो लौटेगा या नहीं, ये स्वयं समय तय करेगा। बीरबल के सामने अब प्रश्न था, क्या वह सच में ये जोखिम ले? 3 दिनों की प्रतीक्षा के बाद पूर्णिमा की रात, जैसे ही चंद्रमा की रोशनी गिरी, चंद्रकोट के गुप्त कक्ष की दीवार अपने आप सरकने लगी। अंदर वही त्रिकाल वृत्त था, 3 वृत्तों की आकृति, बीच में एक पत्थर का मंच। बीरबल ने नीली वस्तु को मंच पर रखा और अचानक हवा में कंपन होने लगा। एक तेज श्वेत प्रकाश फैला और बीरबल गायब हो गए। बीरबल की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। न ये वर्तमान था, न अतीत। सूरज बैंगनी था, वृक्ष पारदर्शी थे और मनुष्य कुछ तो उड़ रहे थे, कुछ केवल विचारों से बात कर रहे थे। एक आकृति उनके पास आई जो पूर्ण मानव भी नहीं थी और पूर्ण दिव्य भी नहीं। तुम बीरबल हो, तुमने द्वार पार किया है। अब तुम्हें काल दर्पण को समझना होगा।
यही तुम्हारे सवालों का उत्तर है। बीरबल को बताया गया कि यह स्थान कालालोक है, समय के आर पार का एक तटस्थ क्षेत्र। यहां हर युग की स्मृतियां संरक्षित है, लेकिन उन्हें देखने की अनुमति केवल उन्हें मिलती है जो समय की रक्षा करें, उसका दुरुपयोग न करें। बीरबल को काल दर्पण दिखाया गया, एक अर्ध पारदर्शी जलपटल जिसमें वे अकबर के बचपन, युद्ध, कई फैसले और एक ऐसा दृश्य देख पाए जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, अकबर की मृत्यु का दृश्य। बीरबल असमंजस में पड़ गए। क्या वह इस रहस्य को दरबार में लौटकर बताएं, या काल दर्पण में देखा ज्ञान उन्हें भविष्य को बदलने के लिए मजबूर कर देगा? उनके मन में एक और प्रश्न उठा, अगर वो ये सब अकबर को बता दें तो क्या उनका भविष्य बदल जाएगा? क्या वे अकबर की मृत्यु टाल सकेंगे? लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई थी, जो समय को मोड़ना चाहता है वो स्वयं टूट जाता है। बीरबल को कालालोक में एक अंतिम प्रस्ताव दिया गया, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन सब कुछ भूलकर, या यही रह सकते हो और समय के रक्षक बन सकते हो। बीरबल बहुत देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने एक अंतिम प्रश्न किया, क्या अकबर मुझे याद रखेगा? और उत्तर मिला, अगर तुम लौटे तो शायद नहीं, लेकिन अगर तुम न लौटे तो वो कभी तुम्हें भूल नहीं पाएगा। और इसके बाद कब्र के दरबार में महीनों बाद वो नीली वस्तु फिर से चमकने लगी, लेकिन इस बार वो किसी और को पुकार रही थी, अकबर, अकबर। दरबार में फिर सन्नाटा था। अकबर के महल में बीरबल की अनुपस्थिति अब असहनीय हो गई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा पसरा था। बीरबल जैसे केवल सलाहकार नहीं, बल्कि अकबर के विश्वास पात्र, मित्र और अंश थे। लेकिन अब नीली वस्तु जो बीरबल लेकर गए थे वो फिर से चमक रही थी। हर रात एक धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजती, अकबर, समय तुम्हें बुला रहा है। अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मात्र भ्रम है। वे जानते थे कुछ बड़ा हो रहा है, और फिर उन्होंने वो निर्णय लिया जो एक सम्राट से अधिक एक मित्र के रूप में लिया गया। मैं बीरबल को खोजूंगा, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी काल में। अकबर ने सारे विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और तांत्रिकों को बुलवाया। उन्होंने नीली वस्तु की गतिविधि की जांच शुरू की। तब एक तांत्रिक, महर्षि चंद्रदत्त, बोले, ये वस्तु कालद्वार की कुंजी है। इसे सही विधि से सक्रिय किया जाए तो ये समय की भूल भुलैया का द्वार खोल सकती है। लेकिन सम्राट, ये मार्ग केवल साहस ही नहीं, बलिदान की भी मांग करता है। अकबर बोले, मैं एक सम्राट हूं, लेकिन पहले एक मित्र। मैं तैयार हूं हर परीक्षा के लिए। तब महर्षि ने उन्हें एक विशेष विधि बताई, जिसमें त्रिकाल अग्नि, समय की छाया और मन की शुद्धि तीनों की आवश्यकता थी। दस्तावेजों और पांडुलिपियों के आधार पर पता चला कि त्रिकाल वृत्त दोबारा केवल चंद्र ग्रहण की रात में सक्रिय हो सकता है। अकबर ने अपनी सेना को पास ही के जंगलों में तैनात किया और विशेष सुरक्षा में त्रिकाल वृत्त स्थल को फिर से सज्जित किया। चंद्र ग्रहण की रात जैसे ही नीली वस्तु को वेदी पर रखा गया, वही कंपन शुरू हुआ। अकबर ने अपनी तलवार और बीरबल की पुरानी पगड़ी लेकर उस द्वार में प्रवेश किया। अकबर के चारों ओर अंधकार था, लेकिन यह सामान्य अंधकार नहीं था। ये ऐसा अंधकार था जहां समय रुकता नहीं, बल्कि मोड़ लेता है। हर दीवार पर घटनाएं उभरी हुई थी, उनके बचपन की, युद्ध की, बीरबल की हंसी की, और एक दृश्य जिसमें बीरबल एक गहरी गुफा में अकेले खड़े थे। तभी एक छाया प्रकट हुई, सम्राट अकबर, तुम भूल भुलैया में प्रवेश कर चुके हो। यहां समय नहीं चलता, बल्कि तुम चलाए जाते हो। अकबर ने पूछा, बीरबल कहाँ है? छाया बोली, बीरबल अब समय के भीतर है, और वही अब इस भूल भुलैया की कुंजी है। उसे खोजने के लिए तुम्हें 3 द्वार पार करने होंगे, स्मृति का द्वार, भ्रम का द्वार, बलिदान का द्वार। अकबर एक पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे, जिस पर उकेरा था,
जो स्मृति को भुला दे वही इसे पार कर सकता है। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वे अतीत में पहुंचे, जहां उन्हें फिर से अपना बचपन जीने को मिला। मां की लोरी, युद्ध की पहली तलवार, हुमायूं की गोद, सब आंखों के सामने था। लेकिन जैसे ही वे बीरबल को खोजते, वो दृश्य बदल जाता। ये द्वार उन्हें बार बार सबसे प्यारी स्मृतियों में उलझा देता, जिससे वे बीरबल को भूल जाए। लेकिन अकबर डटे रहे और उन्होंने मन में एक वाक्य दोहराया, मैं बीरबल को खोज रहा हूं। आखिरकार स्मृति का द्वार टूट गया और अगला द्वार खुला। ये द्वार सबसे खतरनाक था। यहां वे खुद को खो सकते थे। अंदर दाखिल होते ही अकबर को एक दरबार दिखाई दिया, जहां बीरबल दरबार में बैठा था। और अकबर एक दरबारी के रूप में, बीरबल सम्राट थे। और बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट बनना चाहते हो तो बीरबल को भूलना होगा। अकबर समझ गए ये भ्रम है, लेकिन ये भ्रम इतना सजीव था कि उनकी इच्छाएं भी डगमगाने लगी। कुछ देर के लिए वे उस भ्रम में खो भी गए। उन्होंने एक ताज उठाया, लेकिन तभी उनकी मुट्ठी में बीरबल की पगड़ी की गांठ चुभी और उन्हें होश आया। उन्होंने कहा, मैं सम्राट नहीं, सिर्फ बीरबल का मित्र हूं। और भ्रम टूट गया। अब अंतिम द्वार था। इस द्वार पर लिखा था, वो ही इसे पार कर सकता है जो अपना सबसे मूल्यवान त्याग करे। अंदर एक नीली अग्नि जल रही थी और आवाज आई, तुम बीरबल को पा सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें उस व्यक्ति की स्मृति से मिटना होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। यह निर्णय असंभव था। यदि वे बीरबल को पाए तो बीरबल उन्हें भूल जाए, या अगर वे कुछ न करें तो बीरबल हमेशा कालालोक में बंद रहेंगे। अकबर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, मित्र अगर मुक्त होता है तो भुला जाना मंजूर है। उन्होंने अपनी तलवार उस अग्नि में डाल दी और द्वार खुल गया। अकबर अब एक उजाले भरे कक्ष में थे। सामने बीरबल खड़ा था, जीवित, शांत। बीरबल बोले, तुम यहां? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हां, तुम्हें खोजते हुए समय की भूल भुलैया तक आ गया। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, एक अजीब सी कंपन फिर शुरू हो गई। बीरबल ने कहा, हमारे पास समय नहीं है। ये कालालोक टिकाऊ नहीं है। हमें निर्णय लेना होगा, वापस जाना या यही रहना। अकबर ने जवाब दिया, मैं वही करूंगा जो तुम कहो। और तभी एक तीसरी आकृति प्रकट हुई, एक रक्षक जिसने कहा, तुम दोनों नहीं लौट सकते। या तो बीरबल या अकबर, अब चुनाव करना था। लेकिन तभी बीरबल ने कुछ कहा जो किसी ने सोचा नहीं था। क्या कोई तीसरा रास्ता है जिसमें दोनों रहें लेकिन कोई न लौटे? और उसके बाद प्रकाश भयानक रूप से फट गया। महल में नीली वस्तु की रोशनी बुझी तो न अकबर थे न बीरबल, लेकिन महल के एक कोने में अब एक नई आकृति दिखाई देने लगी थी, जो दोनों की आवाजों में कुछ कह रही थी। अकबर और बीरबल समय की भूल भुलैया को पार कर चुके थे। वे एक निर्णय के मोड़ पर पहुंचे थे, जहां केवल एक को लौटने की अनुमति थी। परंतु बीरबल के एक रहस्यमयी प्रश्न ने नियमों को झुका दिया। क्या कोई तीसरा रास्ता है जिसमें दोनों रहें लेकिन कोई न लौटे? बीरबल की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक गहराई में देखा, अंधेरे में नहीं, बल्कि एक विचित्र रोशनी के मध्य। सामने एक विशाल घड़ी थी, जो न टिक टिक कर रही थी न घूम रही थी। उसके कांटे स्थिर थे, लेकिन उसकी छाया हर दिशा में फैल रही थी। वही पास में अकबर अचेत अवस्था में पड़े थे। बीरबल ने जैसे ही उन्हें छुआ, एक आवाज गूंजी, तुम अब काल कक्ष में हो, जहां समय ठहरता नहीं बल्कि निगलता है। दोनों जागे और सामने एक रक्षक प्रकट हुआ, लेकिन यह कोई मानव या देवता नहीं था। यह समय का दर्पण प्रतीक था, जिसका चेहरा बदलता रहता। एक क्षण अकबर जैसा, फिर बीरबल जैसा, फिर कोई अज्ञात। उसने कहा, तुमने नियम तोड़े हैं, अब तुम्हें अनंत घड़ी की रक्षा करनी होगी। समय की दुनिया में अनंत घड़ी
कोई यंत्र नहीं, बल्कि एक जटिल जीवित संरचना थी जो प्रत्येक ब्रह्मांड, युग और आत्मा की गति को मापती थी। इसके बिगड़ने का अर्थ होता समय का पतन। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते। अकबर ने पूछा, हमसे क्या अपेक्षा है? उत्तर मिला, घड़ी की चाल रुक चुकी है। समय के भीतर कोई छाया घड़ी को निगल रही है। यदि तुम उसे खोज नहीं पाए तो सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा साम्राज्य भी, तुम्हारा अस्तित्व भी। बीरबल ने देखा, घड़ी के आसपास कई छोटे द्वार थे। हर द्वार एक युग में खुलता था। उनमें से एक द्वार चमक रहा था, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां बीरबल का नाम ही नहीं था। बीरबल और अकबर उस द्वार से गुजरे। वे पहुंचे एक वैकल्पिक इतिहास में, जहां अकबर था, लेकिन दरबार में बीरबल कभी रहा ही नहीं। उस दरबार में अकबर कठोर, अकेला और एक निष्ठुर सम्राट बन चुका था। ये देख बीरबल विचलित हो गए। उन्होंने देखा, इस युग में बीरबल के स्थान पर कोई और दरबारी था, रफीक नामक एक चतुर लेकिन स्वार्थी व्यक्ति, जो निर्णय अपने लाभ के अनुसार बदलता। बीरबल ने चुपचाप अनुसंधान किया और पता चला, इस युग में समय की धारा को किसी ने तोड़ा है, और वो रफीक, छाया का एक स्वरूप है। बीरबल ने कई उपायों से रफीक के झूठ पकड़े, जैसे कि उसने भविष्य की बातें पहले से कैसे जान ली, कैसे उसने युद्धों का परिणाम पहले से भांप लिया। तब एक रात, जब चंद्रमा काले बादलों में छिपा हुआ था, बीरबल ने रफीक का सामना किया। रफीक हंस पड़ा, मैं रफीक नहीं, समय का भगोड़ा हूं। मुझे अनंत घड़ी चाहिए, ताकि मैं उसे रोक सकूं और फिर समय को अपने अनुसार चलाऊं। बीरबल ने अकबर को चेताया, लेकिन अकबर इस युग में बीरबल को पहचानता ही नहीं था। अब बीरबल अकेले थे, और शत्रु वही जो समय की जड़ों को काट रहा था। बीरबल ने अनंत घड़ी की सहायता से असली अकबर की चेतना को इस युग के अकबर के साथ समन्वयित किया। एक विशेष अनुष्ठान के दौरान जब दोनों अकबर आमने सामने आए, तो घड़ी फिर से गतिमान हुई। तभी रफीक ने प्रहार किया। वो अब एक छायामान राक्षस में बदल चुका था, जिसने कालबाण को घड़ी की धुरी में डाल दिया। घड़ी फिर रुक गई। समय अब गड़बड़ाने लगा। अतीत की घटनाएं वर्तमान में घटने लगी। मृत लोग लौटने लगे। युग गड़मड़ होने लगे। घड़ी को शुद्ध करने का केवल एक उपाय था, एक सम्यात्मा को घड़ी के भीतर समर्पित करना। बीरबल सामने आए, मैं तैयार हूं। लेकिन तभी अकबर ने रोका, मैंने तुम्हें खोजा है, खोने के लिए नहीं। दोनों में बहस शुरू हुई, और तभी रफीक ने एक अंतिम वार किया। बीरबल को कालअग्नि में झोंकने की कोशिश की, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। समय जिसे अपनाता है उसे मिटा नहीं सकता, वो बस बदलता है। बीरबल ने खुद को घड़ी के दिल में समर्पित कर दिया। घड़ी फिर चल पड़ी। समय स्थिर हुआ, लेकिन बीरबल कहीं नहीं थे। घड़ी के पास अब एक नई आकृति बनी, एक मोहर जिस पर बीरबल की पगड़ी का चिन्ह था। अकबर रोए नहीं। उन्होंने वो मोहर उठाई और देखा, उस पर लिखा था, घड़ी अब चल रही है, लेकिन इसका अंत अभी तय नहीं। जब अंतिम रक्षक गिरेगा, तब मैं लौटूंगा। बीरबल अकबर वापस लौटे। दिल्ली का दरबार फिर से सजीव हो गया, लेकिन महल की दीवार पर एक नई घड़ी लगी थी, जिसका कांटा कभी कभी उल्टा चलता था। और एक बालक जो सड़कों पर कहानियां सुनाता था। उसकी आंखें और आवाज बीरबल जैसी थी। दिल्ली दरबार में अब सब कुछ पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन जीवन लौट आया था। अकबर अब अक्सर एक विशेष स्थान पर बैठते, एक नीली घड़ी के नीचे, जहां दीवार पर बीरबल की पगड़ी का चिन्ह टंगा था। उस दिन एक अजीब घटना हुई। घड़ी उल्टी दिशा में घूमने लगी, पगड़ी चमकने लगी, और एक अज्ञात आवाज गूंजी, रक्षक गिर चुका है, नया रक्षक जागेगा। अकबर समझ गए, समय फिर संकट में है। दिल्ली की गलियों में एक बालक था, नाम आर्यन।
मात्र 13 वर्ष की आयु में उसमें एक असाधारण बौद्धिक क्षमता और स्वाभाविक न्याय बुद्धि थी। वो अजीब अजीब सपने देखता, जिसमें वो बीरबल की तरह दरबार में खड़ा होता, प्रश्नों के उत्तर देता और एक रहस्यमयी छाया से लड़ता। उसी रात जब घड़ी ने उल्टा चलना शुरू किया, आर्यन की हथेली पर एक नीला चिन्ह उभर आया, ठीक वैसा जैसा बीरबल के दस्तावेजों में वर्णित था। एक अज्ञात बर्फीली हवा उसके कानों से गुजरी, तू ही कालचक्र का अंतिम रक्षक है। अकबर की निगाहें वर्षों से किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उन्हें एक सैनिक ने बताया कि एक बालक को बिना किसी घड़ी के समय की सटीक गणना करते देखा गया है, तो वो चौंके। अकबर ने आर्यन को दरबार में बुलवाया। पहली ही मुलाकात में अकबर को लगा, ये कोई सामान्य बालक नहीं। उसकी आंखों में बीरबल जैसा संयम था और मन में वही चतुराई। तभी दरबार की नीली घड़ी एक नई आकृति में बदल गई और उसमें बीरबल की छाया उभरी। सम्राट, यही वो रक्षक है, इसे समय की शिक्षा दीजिए, क्योंकि अंधकार लौट रहा है उस छाया के रूप में जिसने काल की दीवारों को चीर दिया है। अकबर ने आर्यन को समय, तर्क, नैतिकता और शासन की शिक्षा देना शुरू किया, लेकिन साथ साथ उसे एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया, जहां बीरबल द्वारा बनाई गई काल अकादमी स्थित थी। वहां एक रहस्यमयी यंत्र था, सप्तपाद चक्र, जो 7 युगों की कुंजियों को नियंत्रित करता था। उसमें 6 कुंजियां थी, पर 7वीं गायब थी। बीरबल की छाया ने चेताया, यदि 7वीं कुंजी छाया के हाथ लगी तो कालचक्र टूट जाएगा। और अब 7वीं कुंजी की खोज शुरू होती है। आर्यन को अकबर की सहमति से कालचक्र की यात्रा करनी पड़ी। हर युग में जाकर वो संकेत ढूंढता रहा। प्रथम युग ज्ञान का युग, जहां सब कुछ तर्क से चलता था। द्वितीय युग शक्ति का युग, जहां निर्णय तलवार से होते थे। तृतीय युग छल का युग, जहां सब कुछ भ्रम था। हर युग उसे एक चक्र देता और साथ में चेतावनी, छाया तुम्हारे पीछे है। और एक दिन वो छाया सामने आ गई। वो रफीक था, लेकिन अब कालदूषक में बदल चुका था। उसने कहा, बीरबल की कुर्बानी व्यर्थ थी, समय अब मेरा है। कालदूषक ने सप्तपाद यंत्र की 6ठी कुंजी चुरा ली और 7वीं को खोजने निकल पड़ा, पर उससे पहले उसने आर्यन को काल विस्मृति में डाल दिया। एक अवस्था जहां वो अपना नाम, उद्देश्य और भविष्य भूल जाता है। अकबर ने यंत्र को छूकर आर्यन को उस अवस्था से बाहर निकाला, पर अब देर हो चुकी थी। घड़ी के कांटे फिर से उल्टे घूमने लगे और सप्तपाद यंत्र टूटने के कगार पर था। एक रात जब आर्यन नींद में था, बीरबल की आत्मा ने दर्शन दिए। तू गिरा है, लेकिन उठने की शक्ति तुझ में है। मेरा उत्तराधिकारी बनना सिर्फ युद्ध नहीं, त्याग है। और 7वीं कुंजी केवल तब मिलेगी जब तू असत्य को सत्य की तरह स्वीकार करे और फिर भी सच्चाई से न डिगे। अगले दिन आर्यन ने एक जाल बिछाया। एक सुनसान रेगिस्तान में सप्तपाद चक्र के अंतिम द्वार पर आर्यन और कालदूषक आमने सामने थे। आर्यन ने झूठा प्रस्ताव रखा, मैं 7वीं कुंजी दूंगा, बदले में तुम समय को शांति दो। कालदूषक हंसा, पर जैसे ही उसने कुंजी को छुआ, सप्तपाद चक्र स्वयं प्रज्वलित हो गया। ये कुंजी उसकी हार की शर्त थी और उसने उसे खुद स्वीकार किया। लेकिन इससे पहले कि वो पूर्णत नष्ट होता, उसने एक वाक्य कहा, हर रक्षक एक दिन स्वयं छाया बनता है। सप्तपाद यंत्र पूर्ण हो गया, कालचक्र स्थिर हुआ। अकबर ने घोषणा की, अब हमारा काल फिर सुरक्षित है। आर्यन अब बीरबल है, लेकिन नया बीरबल। पर उसी रात नीली घड़ी में एक नया संकेत उभरा और एक अनजान कक्ष में एक नई छाया बालक के रूप में प्रकट हुई। वो मुस्कराई, मैं अंतिम नहीं, अगला हूं। नीली घड़ी की चमक मन पड़ चुकी थी। दरबार के सारे सदस्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, पर अकबर का मन कहीं और ही था। उसने कई बार उस गूंजती आवाज को सुना था,
मैं अंतिम नहीं, अगला हूं। यह आवाज एक रहस्यमय चेतावनी थी, एक संकेत था कि कालचक्र अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हुआ। अकबर ने बीरबल की पगड़ी के पास रखे उस पत्र की याद की, जो उसने वर्षों पहले एक गुप्त स्थान पर छुपा रखा था। और अब वो पत्र गायब था। क्या ये नई छाया कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीरबल के पदचिह्न पर चल रहा है, या कोई नया खतरा है? अकबर ने खुद से सवाल किया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने आर्यन को बुलाने का निर्णय लिया, जो अब दरबार का एक मुख्य सदस्य था, लेकिन अब भी उस बालक जैसा था जिसे अकबर ने पहली बार देखा था। आर्यन ने भी वही गूंजती आवाज सुनी थी। उसे कई रातों तक नींद नहीं आई। उसकी हथेली पर अब भी वही नीला चिन्ह चमकता था, जो उसे कभी कभी जलन सी दे देता था। क्या मैं सच में बीरबल का उत्तराधिकारी हूं, या मैं एक ऐसे खेल का हिस्सा हूं जिसकी मुझे समझ ही नहीं? वो अपने आप से सवाल करता रहा। एक दिन उसे दरबार में एक अजीब सा खत मिला, बिना किसी पते के। बस एक चिन्ह था जो सप्तपाद चक्र के 7वें चक्र जैसा दिखता था। खत में लिखा था, सत्य और छाया के बीच का पथ संकीर्ण होता है, सावधान, अगला रक्षक तेरा नहीं हो सकता। आर्यन के मन में दहशत फैल गई। क्या कोई और था जो समय की ताकत पर दावा कर रहा था? अकबर और आर्यन ने मिलकर उस चिन्ह के आधार पर एक गुप्त जगह की खोज शुरू की, जो बीरबल की कालक आदमी से जुड़ी हुई थी। एक पुराने नक्शे में उन्हें एक भूल भुलैया जैसी संरचना मिली, जिसे वर्षों से कोई नहीं जानता था। जब वे उस कक्ष में पहुंचे तो वहां अंधेरा और ठंडी हवा थी। दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां उभरी हुई थी, और जमीन पर एक चुंबकीय यंत्र लगा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। उसी समय दीवारों से छाया सी उठने लगी, एक गहरा काला धुंध जैसा कुछ। अकबर ने कहा, यहां कोई काल दूषक की छाया छिपी हुई है, हमें सतर्क रहना होगा। वो छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक पुरुष की आकृति प्रकट हुई, जो आर्यन की तरह ही युवा था, पर उसकी आंखों में शीतलता नहीं, एक अंधेरा और कठोरपन था। मैं तुम्हारा दूसरा प्रतिबिंब हूं, छाया बोली। मैं वो हूं जो तुम्हारे अस्तित्व को खतरे में डाल सकता हूं। मैं कालचक्र की असली चुनौती हूं। आर्यन घबराया, पर उसने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हारा सामना करूंगा। मैं बीरबल की तरह अपनी बुद्धि से और अपनी हिम्मत से। छाया हंसा, तो आओ देखिए कौन पहले गिरता है। अकबर ने दोनों को समझाया कि यह परीक्षा केवल बाहरी युद्ध नहीं है, ये मन, आत्मा और समय की परीक्षा है। जो भी इस द्वैत को जीत जाएगा, वही कालचक्र का असली रक्षक होगा। अकबर ने कहा। आर्यन और छाया ने मिलकर दरबार में कई पहेलियां सुलझाई, रणनीतियां बनाई, और अंततः एक नए युग के द्वार पर पहुंचे। पर इस द्वैत की असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। सप्तपाद चक्र की 7वीं कुंजी, जो अभी तक कहीं गुप्त थी, उसी द्वैत की जीत के बाद प्रकट होगी। आर्यन ने महसूस किया कि ये कुंजी केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। इसे पाने के लिए उसे अपने सबसे गहरे डर, अपनी कमजोरियों और अपने भीतर छुपी असलियत का सामना करना होगा। क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं अपने भीतर की छाया से लड़ पाऊंगा? वो सोचता रहा। अचानक दरबार में एक खबर आई। एक पुराना ज्ञानी, जो बीरबल के समय का सहायक था, कहीं दूर पहाड़ों में रहता है। उस ज्ञानी के पास सप्तपाद चक्र की 7वीं कुंजी का रहस्य था। अकबर और आर्यन ने उस ज्ञानी की खोज शुरू की, पर क्या वे समय से पहले वहां पहुंच पाएंगे? और क्या छाया उन्हें रोकने के लिए पीछे नहीं पड़ेगा? आर्यन और उसकी छाया, जो अब स्पष्ट हो चुकी थी कि वो उसका अंदर का अंधकार और डर है, 7वीं कुंजी की खोज में गहरे पहाड़ों की ओर चल पड़े। उनका रास्ता कठिन था। हर मोड़ पर प्राकृतिक और अलौकिक बाधाएं थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी अपने अपने मन की लड़ाई। जब वे उस ज्ञानी के आश्रम पहुंचे, तो ज्ञानी ने खुलासा किया कि 7वीं कुंजी किसी वस्तु में नहीं,
बल्कि स्वयं रक्षक के हृदय और मन में छुपी शक्ति है। ज्ञानी ने कहा, सातवीं कुंजी तब मिलेगी जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर सको और उसे प्रेम, धैर्य और संयम से परास्त कर सको। आर्यन ने गहरी सांस ली। छाया ने कहा, मैं तुम्हारा अंत हूं। पर आर्यन ने जवाब दिया, तुम मेरा अतीत और भय हो, पर मैं अपना भविष्य खुद चुनूंगा। आर्यन ने अपने भीतर के अंधकार को अपनाया, उसे स्वीकार किया, और वहीं सातवीं कुंजी जागृत हुई। ये एक प्राचीन ज्योति थी जो मन के भीतर के सत्य को दर्शाती थी। उस प्रकाश के साथ छाया धीरे धीरे घुलने लगी। अंधकार का अंत हुआ और आर्यन सच्चे रक्षक के रूप में उभरा। वापस दरबार आर्यन और अकबर दरबार लौटे। सप्तपाद चक्र की पूरी शक्ति अब स्थिर थी। अकबर ने घोषणा की, अब कालचक्र सुरक्षित है, बीरबल की विरासत बची रहेगी। लेकिन याद रखो, समय एक चक्र है, रक्षक बदलेंगे, पर चुनौती कभी खत्म नहीं होगी। रहस्य खुला, लेकिन प्रश्न बाकी। पर रात को नीली घड़ी फिर से चमकी। एक नए संकेत के साथ नया युग प्रारंभ हुआ। पर छाया कभी नहीं मरती, बस बदलती है। और उस अज्ञात कक्ष में एक नई आकृति ने जन्म लिया। बालक जिसकी आंखों में आर्यन और कालदूषक दोनों की छाया थी। नीली घड़ी की धीमी टिकटिक के बीच आर्यन ने अपने भीतर की हर शक्ति जुटाई। उसके सामने खड़ी थी वो छाया, उसका अंधकार, उसका सबसे बड़ा डर, उसका पराया भी। पर अब वो डरने वाला बालक नहीं था। वो व्यक्ति बन चुका था जिसे बीरबल ने कभी सपना देखा था, बुद्धिमान, साहसी और संयमी। छाया, आर्यन ने कहा, तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी परीक्षा हो। मैं तुम्हें मिटाऊंगा नहीं, बल्कि समझूंगा। छाया ने धीरे धीरे आकार बदला, कठोरता से नरमाई में बदल गया। आर्यन ने अपने मन की गहराइयों में झांक कर देखा। वहां छिपे सभी भय, सभी गलतफहमियां और सभी भ्रम। उसने सबको अपनाया, बिना लड़े, बिना भागे। ये समर्पण था, एक ऐसा समर्पण जो जीत से भी बड़ा था। जैसे ही आर्यन ने अपनी आत्मा में संतुलन पाया, सप्तपाद चक्र में प्रकाश फैल गया। सातवीं कुंजी का रहस्य खुला। वो स्वयं में संतुलन और समझ थी। कालचक्र फिर से स्थिर हुआ। अकबर ने दरबार में घोषणा की, कालचक्र अब सुरक्षित है, क्योंकि सही रक्षक वही है जो अपने अंधकार को समझता है और उसे प्रेम करता है। लेकिन अकबर के चेहरे पर एक छुपी चिंता थी। वो जानता था कि समय का चक्र कभी नहीं रुकता। नीली घड़ी फिर एक बार चमकी, पर इस बार वो स्थिर थी, शांत थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था, आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन मजबूत। हर अंत एक शुरुआत है, और हर रक्षक की छाया में छुपा होता है नया सूरज।